बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जनरल अमजद शुएब और आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से फिर एक कैंपेन चलाई गई जो कि सीनियर आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस लगा के उसको खूब फैलाया गया और सोशल मीडिया पे हर तरफ बैरून मुल्क भी, पाकिस्तान में भी उसका चर्चा किया गया। ये पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं, पहले भी इस तरह के काम किए हैं लोगों ने, लेकिन इसमें शिद्दत उस वक्त आई जबकि सियासतदानों के ऊपर करप्शन के केसेस सामने आए और नैब ने उनकी तहकीकात वगैरह शुरू की, तो ये आर्मी के ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ भी काम शुरू हो गया। फिर ये सी पैक बन रहा था, सी पैक से मुंसलिक लोगों के बारे में भी ये बाहर से, चूँकि भारत की और अमेरिका की रिक्वायरमेंट है कि सी पैक ना बने, तो इस पे भी काफ़ी सारा उन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू की गई। बात यह है कि ये चीज़ें जब भी ऐसी बात बाहर निकलती है तो लाज़मी बात है कि पब्लिक के जहन पे एक इम्पेक्ट आता है और उनके दिलों में एक नफ़रत पैदा होती है, क्योंकि ये ख्याल आता है कि शायद वाकई ही इन ऑफिसर्स ने एक ऐसा काम किया है या उन्होंने वाकई करप्शन की है, और अगर वो इस तरह मुल्क का माल खा रहे हैं तो लाजमी बात है कि वो काबिल मज़म्मत है और उनके बारे में सोचा भी जाना चाहिए इसी तरह। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। आज वक्त है, आज ज़माना है 5th जनरेशन वॉर का, जहाँ सबसे पहला असूल ये है कि जंग लड़ने से पहले ही दुश्मन को जंग में हरा दिया जाए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, एक हमला जो आपने बाकायदा करना है अपनी अफवाज के साथ, वो हमला हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े करने की, क्योंकि दूसरी हुकूमत जो है या दूसरा मुल्क वो पहले ही अंदरूनी तौर पे बर्बाद हो जाए। और वो कैसे हो? जब भी एक मजबूत बेहतरीन आर्मी जिससे दुश्मन खाइफ होता है, उसकी कोशिश होती है कि उस आर्मी और उस मुल्क के अवाम के दरमियान एक टकराव की सूरत पैदा कर दे, यानी एक इख्तलाफ ऐसा खड़ा कर दे जिससे कि अवाम के अंदर अपनी फ़ौज के बारे में ही नफ़रत पैदा हो जाए। फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही हो, जानें अपनी दे रही हो, लेकिन कोई ऐसा शोशा छोड़ा जाए जिससे कि नफ़रत पैदा हो। और कोई भी दुनिया की आर्मी अपने अवाम की सपोर्ट के बगैर जंगें नहीं जीत सकती। ये बहुत ज़रूरी है कि अवाम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के पीछे खड़े हों, क्योंकि यही वो एतमाद है जो आपको मैदान जंग में हौसला देता है। इन हालात में ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है और आवाम के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो इसको देखें, सोचें और इसको अच्छी तरह परख के इसके ऊपर इसके बारे में बात करें, क्योंकि आज दुश्मन ने भरपूर आपके ऊपर वॉर किया हुआ है। बदकिस्मती इसमें सबसे बड़ी ये है कि आपके अपने लोग, पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी जो बाहर की पेरोल पे हैं, वो और कुछ गद्दार जो पहले ही बाहर बैठे हैं, वो इस काम में मुलव्वस हैं और वो इतनी महारत से दूसरे मुल्कों की मदद से, भारत की मदद से, वो इतनी महारत से कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए इसको पकड़ना आसान नहीं है। कुछ दिन पहले, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1.5 साल पहले की बात है, जैसे ही पीटीआई ने हुकूमत ली थी, तो आपको याद होगा कि उसके बाद पीटीआई ने प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियाँ उनकी नीलामी वगैरह की, उनको बेचा। और सडनली उन दिनों में, उसके कुछ देर बाद, एक ख़त नमूदार हुआ सोशल मीडिया पे। वो बड़ा ही बेहतरीन ओरिजिनल असली लेटर लगता था जीएचक्यू की तरफ से गया हुआ इंडस मोटर को, जिसमें लिखा हुआ था कि फ़ौज पाकिस्तान को 2500 नई टोयोटा गाड़ियाँ चाहिए। और ये चर्चा किया जा रहा था हर तरफ कि देखिए ये कितनी जालिम फ़ौज है कि एक तरफ तो हुकूमत गाड़ियाँ बेच बेच के 4 पैसे कमाने की कोशिश कर रही है और ये 2,500 नई गाड़ियां ले रहे हैं। मैंने भी देखा तो मुझे उसका परेशानी हुई, लिहाजा मैंने फौरी तौर पे उसके बारे में चेकिंग शुरू की, शिकायत की। जब शिकायत की तो उसके बारे में साइबर क्राइम विंग ने इसकी तहकीक शुरू की। पता चला कि जनाब को यूसुफ जई साहब हैं, जिनके बारे में इंटेलिजेंस ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल कर ली होगी, लेकिन जो यूसुफ जई साहब ने किसी के बिहाफ पे यहाँ पे वो ओरिजिनल लेटर फैब्रिकेट किया और अमेरिका में वो बैठे, अमेरिका से उन्होंने चलाया और वो भेजा उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साहबजादे गालिबन हसन या हुसैन नवाज को। उसने फिर पाकिस्तान में उन बकाऊ
जो जर्नलिस्ट थे जो इनके लिए काम करते थे उनको भेजा, और उन्होंने फिर दबा के उसको प्रोपिगेट किया, और पूरे अवाम में एक हलचल मच गई कि ये ख़त जो है ये आर्मी क्या काम कर रही है, 2,500 नई गाड़ियां ले रही है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो सारी 20-30 गाड़ियां थी। ये वो चीज़ है जो कि नफरत पैदा करती है। बिल्कुल गलत खबर थी, जाली ख़त था, और कोई इस किस्म का काम कहीं नहीं हो रहा था कि वो कोई गाड़ियां खरीदी जा रही हों। पाकिस्तान आर्मी अपनी पुरानी गाड़ियां, उनकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी करती है, इतनी बेहतरीन मेंटेनेंस होती है कि उन गाड़ियों को दोबारा नया एक तरह से कर दिया जाता है। आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर्स मौजूद हैं, आपके मैकेनिकल जो वर्कर्स हैं वो बहुत सारे टेक्नीशियंस मौजूद हैं, तो गाड़ियां तो बड़ी अच्छी हालत में रहती हैं। और हमारी गाड़ी वो हकीकतन वो पुरानी होती नहीं, यानी स्टाफ कारें हैं जो यहाँ पे चल रही लोगों के पास, वो भी 10-10, 12-12 साल पुरानी हैं, ये उससे भी ज्यादा, लेकिन बिल्कुल ठीक हालत में होती हैं। तो ये एक शाखसाना छोड़ा गया। उसके बाद आप देखिए और भी इससे पहले भी चंद एक केसेस थे, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इन दिनों में 2-3 केसेस आए मैं उनकी बात करूंगा। वो ये है कि एक केस लेफ्टिनेंट जनरल नवीद जमान जो रिटायर्ड हैं, जो आजकल नस्ट के रेक्टर हैं, उनके बारे में आया और कहा गया कि जनाब उन्होंने 2.8 अरब रुपए की है करप्शन की है, और अब वो नैब पूछ रहा है, ये कर रहा है। और अल्टीमेटली करते करते कुछ दिन पहले एक फिर सोशल मीडिया पे चला दिया कि नैब से प्री बार्गेन हो गई है और नवीद जमान साहब ने 2.8 अरब रुपया पे कर दिया। इसके बाद नैब ने खत जारी किया अखबारात को, और उसमें उन्होंने कहा कि कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ, ना हमारे पास कोई केस था, ना आज है, और कोई इसका खुदा जाने कहाँ से चला, हमें तो कोई इस तरह का केस है ही नहीं नैब में। और फिर वो जिन लोगों ने चलाई थी FIA को रिपोर्ट की गई, और फिर जब लोगों की निशानदेही हुई तो ये वही एक PMLN से लिंक्ड खातून हैं, गुल बुखारी, वो इंग्लैंड में हैं, एक गुलाले इस्माइल हैं जो PTM से जिनका ताल्लुक है, वो अमेरिका में बैठी हैं। ये इन लोगों की चलाई हुई ये साजिश थी, और ये बड़ा इस पे मज़ा चस्का ले रहे थे। बार बार जब इस पे सोशल मीडिया पे अफवाज के ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी, तो ये खवातीन और ये इनके जो चेले चांटे वो बड़ा मज़ा ले रहे थे चस्का के, उनका तीर जो है वो बिल्कुल ऐन निशाने पे गया। लेकिन जब नैब ने कहा कि ये नहीं हुआ, और जब फिर FIA ने तहकीक की और लोग पकड़े गए जिन्होंने ये चलाया, फिर माफ़ीनामे उन्होंने इशू करने शुरू किए। वो माफ़ीनामों के बाद मामला कुछ ठंडा पड़ा, लेकिन फिर भी आज भी बाहर के मुल्कों से बैठ के ये भारत के लोगों के साथ मिलके वहाँ से चलाई जा रही है ये चीज़ें। मुझे कुछ ना कुछ इसमें शक व शुबा रहता, लेकिन एक वक्त आया जब मैं खुद चौकन्ना हुआ। वो ये कि मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया, यही सोशल मीडिया पे चला, मेरी पिक्चर साथ मेरी फ़ोटो के ऊपर लिखा हुआ कि जनाब ये साहब हैं जो बाहर तनकीद करते हैं मीडिया में बैठ के, और ख़ुद इनका ये हाल है कि इन्होंने 15,000 एकड़ ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान से ली है 264 रुपये एकड़ के हिसाब से। अब मैं हैरान हूँ कि मेरे पास तो 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं, और वो भी ये कि 15,000 एकड़ तो एक शहर है पूरा। दूसरी तरफ ये है कि मेरा ख़ानदान, मेरा दूर दूर खुद मैं, हमारा ज़राअत से कोई वास्ता ही नहीं है, कभी की नहीं, कोई तजर्बा नहीं, कोई सोच नहीं, ऐसी ज़हन में है ही नहीं। हमारा तो ख़ानदान सारे लोग दूर दराज सब पढ़े लिखे और अपने जॉब्स करते हैं, किसी का भी कोई ऐसा कारोबार नहीं है, किसी का कोई ऐसा कोई ज़राअत का किस्सा नहीं है। लेकिन ये जब चला तो मैंने शुरू में इसको लाइटली लिया, लेकिन उसके बाद जब दोबारा एक साहब इमाद ज़फ़र साहब जिन्होंने ये लाहौर से लिखा, और उन्होंने साथ लिखा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स देखी हैं जिसमें कि ये मुझे डॉक्यूमेंट्स बताई हैं फ़लाने, जिसमें इनके बारे में ये है कि ये इन्होंने इतनी ज़मीन ली है 264 रुपये के हिसाब से। उन्होंने कहा जी हो सकता है कि फिगर थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन ली है इन्होंने इस रेट पे। ये वो वक्त था कि फिर मैंने भी FIA को चिट्ठी लिखी, FIA को शिकायत की कि जनाब ये मेरे पर झूठा इल्ज़ाम है और ये बिलावजह अफवाज पाकिस्तान को और हम लोगों को बदनाम किया जा रहा है, तहकीक करें। जब उन्होंने बुलाया तो वो साहब जो हैं इमाद ज़फ़र साहब, वो बड़े शर्मिंदा थे, उन्होंने माफ़ियाँ मांगी, फिर उन्होंने वो ट्वीट ख़त्म किए जो उन्होंने किए हुए थे, वो उन्होंने डिलीट किए, और उसके बाद उन्होंने नई ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, जनरल अमजद शुएब के ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो गलत हैं, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ। अब ये वो चीज़ें हैं
जो आप कहाँ जा के किसी को बताएं। अब भी इल्ज़ामात हैं, तहकीक होगी, बिल्कुल तहकीकात करके तो इनको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुनासिब है कि इस तरह की हरकतें की जाएं। क्यों नहीं हम इन गद्दार लोगों को बेनकाब करते जो बाहर से बैठ के एक सात फोरम के अंडर, एक हुसैन हक्कानी ने बनाया वो सात फोरम, और ये उसी सात फोरम के अंदर ये सारे चेले चांटे हैं जो बाहर से बैठ के भारतीयों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि तहकीकात, मैं तो आप इसी प्लेटफॉर्म से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान को कि इसकी बाकायदा तहकीकात करवाई जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है, ये अवाम को गुमराह करने का एक शाखसाना है। अफवाज पाकिस्तान में करप्शन कतन बर्दाश्त नहीं होती। एक तो वैसे ही काम इस किस्म का है कि वहां पे आपका डायरेक्ट पैसे से किसी से कोई अमल दखल होता नहीं, लेकिन अगर किसी जगह पे किसी का हो तो पाकिस्तान का ये वाहिद अदारा है जहां पे इंटेलिजेंस का नेटवर्क अपने ही लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कड़ी नजर रखता है। आप सिर्फ बाहर के दुश्मनों पे नहीं रखते, अपने लोगों पे रखनी पड़ती है, इसलिए कि आप ये देखिए कि जिन लोगों ने बाहर जाके मैदान जंग में आपके बॉर्डर्स के ऊपर जाके जान देनी है, अगर उनको मालो जर की मोहब्बत पड़ जाए वो नहीं जा सकते वहां पे, वो नहीं कर सकते। वो जिन आसाइशों के लिए पैसा किसी ने जमा किया होता है वो उसको छोड़ती नहीं है, वो तो उसके जहन पे हावी रहती हैं और वो उसी के बचाव में रहता है। लिहाजा ये बड़ा जरूरी होता है कि अफवाज पाकिस्तान में आप इस मारो जर से दूर रहें ताकि आपको दुनिया की मोहब्बत ना हो। अब इस वतन के लोगों की जिन्होंने आपके ऊपर एतमाद रखा है उनकी मोहब्बत हो और उनके लिए आप जान देने के लिए तैयार हों। फिर यहाँ सिस्टम मौजूद है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं। फौज में वैसे भी हर साल आपको अपने एसेट्स जो हैं उसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। पिछले साल की जो एसेट डिक्लेरेशन है उसको अगले साल की आइंदा साल की डिक्लेरेशन से कंपेयर किया जाता है। अगर किसी के एसेट ज्यादा हैं तो उससे पूछा जाता है, तहकीकात होती हैं, लोगों को सजाएं दी जाती हैं। ये काम कतन बर्दाश्त किया ही नहीं जाता अफवाज पाकिस्तान में। अगर किसी को शक है कि अफवाज पाकिस्तान में कोई भी एहतसाब नहीं है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पूरा पाकिस्तान वही सिस्टम राइज कर ले जो अफवाज पाकिस्तान में। हम भी तो इंसान हैं, अगर फौजी के ऊपर एक सिस्टम लागू है तो पूरे पाकिस्तान पे भी कर ले, वो भी इंसान है, ताकि अगर फौजियों के एहतसाब नहीं है, कोई सहूलत है उनको, तो बाकी भी पाकिस्तान वो सहूलत दे ले। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर ये सिस्टम राइज हो जाए जो अफवाज पाकिस्तान में है तो मैं पूरे एतमाद से और यकीन से कहता हूं कि इस मुल्क में करप्शन कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगी। हम मारे हुए इस मुल्क के तहकीकाती अदालती निज़ाम से, जहां गवाहों का पैदा करना, जिन लोगों ने बेपनाह माल कमाया है वो अदालतें भी ख़रीदते हैं, वो गवाह भी ख़रीदते हैं, वो तहकीकाती अदारे भी ख़रीदते हैं, वो नैब हो कोई भी हो, हर अदारा जो है वो उनकी जेब में आ सकता है अगर वो पैसा लगाएं। और करप्शन इतनी बड़ी की होती है कि थोड़ा बहुत पैसा लगाना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। लिहाजा वो आपके सामने हैं हालात। 2 साल हो गए, कोई मेगा करप्शन केस पाकिस्तान में इस वक्त तक हल नहीं हुआ, किसी एक बंदे को भी सजा नहीं हुआ। आप बाबिला बड़ा सुनते हैं, शोर होगा सुबह से लेकर रात तक, कहा जाएगा कि हमें मार दिया, हमारा एहतसाब हो गया, हमें दुश्मनी की जा रही है, लेकिन एक भी शख्स को सजा नहीं। 8-8, 10-10 साल से केसेस पड़े हुए हैं। यही केस अगर फौज में होता और हमारे निज़ाम के तहत होता, ये 2 से 2.5 महीने के अंदर आदमी जेल में होता, उसको सजा हुई होती। हमारा तहकीकाती निज़ाम भी इनकलाबी है, बहुत जल्दी होती है तहकीकात, और उसके साथ साथ इंसाफ भी फौरी मिलता है। यही तरीका है अगर आपने अपने मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है। और इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे हमवतनों, खुदा का वास्ता है, ये सोशल मीडिया में जो कुछ आता है इसको परखो, आंखें बंद करके इस पर यकीन मत करो। ये दुश्मन की चाल है, 5th जनरेशन वॉर। ये आपको आपकी अफवाज से दूर करना चाहते हैं जो आज आपके हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी हैं। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमानुल्लाह। हामी और नासिर हो मेरा मालिक इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम का और अफवाज पाकिस्तान का।